दोस्तों, बीजेपी ने शिवसेना उद्धव और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को तोड़कर जो सपना देखा था, वो सपना अभी भी अधूरा है। टीएमसी के कुछ सांसदों को तोड़ने में बीजेपी को कामयाबी जरूर मिली। शिवसेना उद्धव के सांसदों में भी सेंध लगाकर बीजेपी आगे तो बढ़ी, लेकिन उसकी मंजिल अभी भी दूर है। खेल करने बीजेपी निकली है, लेकिन उसके सामने दीवार बनकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन खड़े हैं। जब तक ये दोनों नहीं टूटते, तब तक बीजेपी चाहकर भी अपने बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकती। अब बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ये दोनों नेता इंडिया गठबंधन को कितनी मजबूती के साथ एकजुट रख पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी दलों ने मिलकर बीजेपी को बैसाखियों के सहारे सरकार चलाने की स्थिति में ला दिया था। इसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए बीजेपी ने टीएमसी और शिवसेना उद्धव के भीतर प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से तोड़फोड़ की राजनीति की। इसमें उसे कुछ हद तक सफलता भी मिली, लेकिन इसके साथ साथ उसे फजीयत भी झेलनी पड़ी। बीजेपी माने या ना माने, लेकिन जनता के एक वर्ग की नज़र में उसकी छवि अब ऐसी पार्टी की बनती जा रही है जो अपनी राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये एक बड़ा जोखिम बीजेपी ने लिया है, और उतना ही बड़ा जोखिम उन सांसदों ने भी लिया है जिन्होंने किसी न किसी वजह से उद्धव ठाकरे या ममता बनर्जी का साथ छोड़ा है। क्योंकि अब जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी खुद उन पार्टियों के नेताओं ने अपने ऊपर ले ली है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों या ममता बनर्जी। कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इतनी तोड़फोड़ के बावजूद भी बीजेपी अभी अपने उस लक्ष्य से काफी दूर है जिसे वो हासिल करना चाहती है। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, बात कुछ इन महीनों में बड़े विपक्षी दलों में हुई टूट का फायदा सत्ताधारी एनडीए को हुआ है। नतीजा यह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एनडीए पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिख रही है। इन सब के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनडीए संसद में उस जादुई आंकड़े के करीब पहुंच रही है जो देश की चुनावी राजनीति की दिशा बदल सकती है। इससे पहले थोड़ा पीछे चलकर देखें तो इस पूरे सियासी घटनाक्रम की शुरुआत 17 अप्रैल 2025 को हुई। नरेंद्र मोदी की सरकार को अपने 12 साल के कार्यकाल में पहली बार किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर हार का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है कि सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया था। इस विधेयक के तहत लोकसभा को 543 से बढ़ाकर करीब 850 करने और परिसीमन को 2011 की जनगणना से जोड़ने का प्रस्ताव था। वहीं सरकार चाहती थी कि संसद को यह अधिकार मिले कि भविष्य के परिसीमन के लिए किस जनगणना का उपयोग किया जाए। दोस्तों, 2/3 बहुमत न मिलने के कारण परिसीमन विधेयक पारित नहीं हो सका। बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। इस तरह सरकार 54 वोट कम होने की वजह से बिल पास नहीं करा पाई। इसे मोदी सरकार के लिए बड़ी हार के रूप में देखा गया। परिसीमन विधेयक गिरने के बाद से आम आदमी पार्टी से लेकर टीएमसी और अब शिवसेना में बगावत की खबरें सामने आने लगी। सियासत की गलियारों में ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन टाइगर जैसे शब्द गूंजने लगे। दल बदलने की शुरुआत आम आदमी पार्टी से हुई। अप्रैल में राघव चड्ढा समेत आपके 7 सांसदों ने पाला बदल लिया और भाजपा में शामिल हो गए। राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि आप अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। इसके बाद मई में विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही टीएमसी में ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। टीएमसी में ऐसा हड़कंप मचा कि पहले पार्टी के करीब 60 विधायक बागी हुए और फिर एक के बाद एक 20 सांसदों ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। टीएमसी की पोस्टर गर्ल रही सयोनी घोष जैसी नेताओं ने भी बगावत का रास्ता चुन लिया। अब शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसद भी पाला बदलने की तैयारी में है। लोकसभा में सरकार को संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है, यानी 360 वोट की आवश्यकता है। अब देखते हैं कि बीजेपी इससे कितनी दूर है। 2024 के आम चुनाव के बाद एनडीए के पास 293 सीटें थी, लेकिन अब गणित बदल चुका है।
टीएमसी के 20 बागी सांसदों के समर्थन के बाद यह आंकड़ा 313 तक पहुंच जाएगा। वहीं शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों के समर्थन से यह आंकड़ा 319 तक पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 20 से 25 लोकसभा सांसद अलग होने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा हुआ और इन सांसदों ने एनडीए को समर्थन दिया तो एनडीए 350 के करीब पहुंच जाएगी। इस बीच तमिलनाडु में डीएमके भी कांग्रेस से नाराज है और इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली है। अब चर्चा है कि डीएमके के 22 सांसद संसद में वोटिंग से दूरी बनाकर एनडीए की राह आसान कर सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि लोकसभा में किसी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को 360 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। फिलहाल यह आंकड़ा बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास नहीं है। ऐसे में संख्या तक पहुंचने के लिए उसे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और एमके स्टैलिन की डीएमके में सेंध लगानी होगी, यानी उनके सांसदों को अपने पक्ष में करना होगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या बीजेपी इन दोनों दलों के सांसदों को तोड़ने में सफल हो पाएगी? ऊपरी तौर पर भले ही ऐसा माहौल बनाया जा रहा हो, केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता दावा कर रहे हो कि समाजवादी पार्टी के 25 से 30 सांसद अलग होने के लिए तैयार है। ओम प्रकाश राजभर तो यहां तक कह चुके हैं कि पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी में समा सकती है या उसका विलय हो सकता है। लेकिन संगठन स्तर पर क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर है? क्या उसे तोड़ना इतना आसान है? मेरे हिसाब से सपा को तोड़ने के लिए बीजेपी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं डीएमके का अपना अलग और स्पष्ट रुख है। वो भले ही कांग्रेस से दूरी बना ले, इंडिया गठबंधन से अलग बैठने की बात करे, लेकिन परिसीमन विधेयक का समर्थन करने के लिए वो किसी भी कीमत पर तैयार नजर नहीं आती। ऐसे में अगर बीजेपी ये सोच रही है कि सांसदों की तोड़फोड़ मानसून सत्र में परिसीमन बिल आसानी से पारित करा लेगी तो ये इतना आसान नहीं दिखता। उधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर और बाहर दोनों तरफ उथल पुथल मची हुई है। राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े विवादों को लेकर भी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। दोस्तों, पिछले 2 महीनों में हुई बगावत और हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के बाद राज्यसभा की तस्वीर भी बदल गई है। एनडीए ने हालिया राज्यसभा चुनाव में 26 में से 19 सीटें जीती हैं। अब राज्यसभा में बीजेपी के पास अकेले 114 सीटें हैं। वहीं एनडीए का आंकड़ा 150 सीटों तक पहुंच गया है। इसमें टीएमसी के 3 और पूर्व सांसद शामिल होने वाले हैं। राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए 163 सीटों की जरूरत होती है और एनडीए इस आंकड़े से अब महज 10 सीट दूर है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि टीएमसी में बगावत, शिवसेना यूबीटी में टूट और राज्यसभा में बढ़ती ताकत के बावजूद बीजेपी अभी भी अपने सबसे बड़े राजनीतिक लक्ष्य से कुछ कदम दूर खड़ी है। संसद के दोनों सदनों में संख्या बल बढ़ाना है और संविधान संशोधन जैसे बड़े विधेयकों को पारित करा लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। बीजेपी ने विपक्ष के कई किलों में सेंध जरूर लगाई है, लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और एमके स्टैलिन की डीएमके अब भी उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। अगर ये दोनों दल अपने सांसदों को एकजुट रखने में सफल रहते हैं तो 360 का आंकड़ा बीजेपी के लिए अब भी मुश्किल बना रहेगा। यही वजह है कि आने वाले मानसून सत्र सिर्फ एक संसदीय सत्र नहीं, बल्कि संख्या बल और राजनीतिक प्रभाव की असली परीक्षा बनने जा रहा है। एक तरफ बीजेपी अपने बढ़ते आंकड़ों को ऐतिहासिक जीत में बदलना चाहेगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष ये साबित करने की कोशिश करेगा कि अभी भी उसके पास सरकार को रोकने की ताकत मौजूद है। अब देखना होगा कि बीजेपी की रणनीति कामयाब होती है या फिर अखिलेश यादव, स्टैलिन, ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी दल मिलकर उस आखिरी दीवार को बचाए रखते हैं जो सत्ता पक्ष और उसके बड़े राजनीतिक एजेंडे के बीच खड़ी दिखाई दे रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगी या फिर विपक्ष की ये दीवार कायम रहेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।